आज के वीडियो में पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियों के आगे भाग को समझेंगे। इससे पहले के भाग में हमने समझा था लेखक के जीवन परिचय के बारे में। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हम मनुष्य की ही भांति व्यवहार कर रही हो। आइए अब इसके आगे के हिस्से को समझते हैं। नदियां पहाड़ों में बहकर और अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती हैं। वह बिल्कुल अल्हड़ बाला की तरह प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। यहाँ पर लेखक को एहसास होता है कि सुंदर कन्या या फिर फूलों की कली भी इतनी आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती है। लेखक को ये समझ नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किसके मिलने की चाह में आगे बढ़ती जा रही है। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती हैं? ये सारे प्रश्न लेखक के मन में उभरते हैं और आगे कहते हैं, जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने के वक्त मायके की हर चीज जिसे वो प्रेम करती है और उसे खुशी खुशी छोड़े जाती है, उसी तरह से ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पौधों से भरपूर घाटियां, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियां सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पर नागार्जुन जी ने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक लड़की शादी के वक्त अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है, ठीक उसी प्रकार हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पौधों से भरपूर घाटियां, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियां सब कुछ छोड़े समुद्र की ओर बढ़ रही है। अब लेखक ने पाठ में नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में वो देखते हैं, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान दिखाई देती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। कभी वो इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल होती है, उसी तरह से ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती हैं। लेखक आगे कहते हैं, कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की चिंता और फिक्र करता है, ठीक उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए परेशान होता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघलती बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं। इन्हें देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय को अन्य बेटियों यानी कि छोटी बड़ी सभी नदियां रावी, व्यास, झेलम, गंगा, यमुना इत्यादि का सुंदर स्वरूप भी नागार्जुन जी के आंखों के सामने छाने लगता है। यहाँ पर लेखक को प्रतीत होता है कि जैसे ये बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता हो। जिस तरह से घर में छोटे बच्चे माता पिता से डरते नहीं हैं और उनका बचपन उनकी गोद में बीतता है, ठीक उसी तरह नदियों ने भी अपना बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताया है और फिर बड़े स्वरूप को पाते पाते ये आगे चल पड़ती हैं सागर के पास। नागार्जुन जी ने इस पाठ में हिमालय को पिता के रूप में, नदियों को उसकी पुत्रियों के रूप में और सागर को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। अर्थात सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है, यानी हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंपी हैं। लेखक के मन के भाव जैसे शब्द बनकर इस गद्य में उभर रहे हैं। वह विभिन्न स्थानों पर इन्हें भिन्न रूप में देखते हैं। उनके लिए यह कहीं पर बेटी, कहीं पर माँ, तो कहीं पर प्रेयसी के समान प्रतीत होती हैं। लेखक ने एक दार्शनिक व्यक्ति के समान हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों, यह कहानी हमें नदियों के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता का रूप दिया है और नदियों के प्रति सम्मान किया है, क्योंकि ये नदियां हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति पालन पोषण करती आ रही हैं। यह हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी ओर इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों के लिए बहुत उपयोगी होती है। नदियां सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो नदियां पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं।
हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो कि सबका कल्याण ही करती है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आपको अब सरलता से समझ में आ गया होगा और प्रकृति और नदियों का महत्व भी समझ में आ गया होगा कि मानव के जीवन में इन सब का क्या महत्व है। इसके साथ ही पाठ में आने वाले सभी प्रश्न के उत्तर भी इसी सारांश में मिल जाएंगे, जैसे कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटी क्यों कहा, और भी प्रश्नों के उत्तर इस सारांश में आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम पाठ 4 कठपुतली या भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, इसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।